पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका की इकोनॉमी में आए भूचाल के बारे में आप सब ने जरूर काफी कुछ सुना, पढ़ा और देखा होगा। पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन के नाम से मशहूर श्रीलंका आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। लोगों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 5 लाख श्रीलंकन नागरिक गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। देश में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। दवाइयों तक की भारी कमी हो गई है, इतनी कमी कि अर्जेंट सर्जरीज तक रद्द की जा रही हैं। परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं कि डॉक्टर्स ने तो यहां तक कहा है कि श्रीलंका में जितनी मौतें कोविड से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा इस इकोनॉमिक क्राइसिस से होंगी। आए दिन लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली अब ज्यादातर गुल ही रहती है और ऐसी ही अनगिनत परेशानियां हैं जो श्रीलंका के लोग हर पल झेल रहे हैं। असल में अब जो श्रीलंका में हो रहा है वो सिर्फ आर्थिक संकट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये अब एक बड़ा और भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी मानवीय संकट बन चुका है। और सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? श्रीलंका ने अपना सारा पैसा कैसे खो दिया? इस वीडियो में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। लंकन क्राइसिस की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे देश की नीति और राजनीति दोनों में समस्या है। फिर चीन है जो श्रीलंका और दुनिया की अन्य जगहों पर कई समस्याओं का मूल कारण है, और फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो श्रीलंका के नियंत्रण से परे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीति से। श्रीलंका में आज जो हो रहा है वो वर्षों के कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट का परिणाम है। श्रीलंका के साथ एक मूलभूत समस्या है। लंका एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, जितनी आय है उससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। फिर यहाँ बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट भी है, जो डिजास्टर की एक परफेक्ट रेसिपी है। इस आपदा पर श्रीलंका की प्रतिक्रिया विनाशकारी रही है। डेफिसिट को कम करने की बजाय लंका ने अपने कर्ज का विस्तार किया। कोलंबो ने देशों और एजेंसियों से भारी कर्ज लिया। आज श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो 111% है। मतलब ये कि जितना श्रीलंका प्रोड्यूस करता है उससे कहीं ज्यादा उस पर उधार है। 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस समस्या को उजागर भी किया था। उन्होंने कहा कि देश का नेशनल एक्सपेंडिचर यानी राष्ट्रीय खर्चा उसकी नेशनल इनकम यानी आय से अधिक है और व्यापार योग्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अपर्याप्त है। 2019 ही वो साल था जब गोटाबया राजपक्षे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। उनके चुनावी वादों में टैक्स में भारी कटौती भी शामिल थी। आसान भाषा में इस वादे का मतलब ये था कि आप मुझे जिताते हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको कम टैक्स देना पड़े। टैक्स कट्स होंगे तो देश कमाई कैसे करेगा? ना वोटर्स ने ये कभी पूछा, न राजपक्षे ने ये कभी समझाने की जहमत उठाई। इस वादे से लोग इतने प्रभावित थे कि नवंबर 2019 में 52% से अधिक वोट के साथ गोटाबया को राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रपति बनते ही गोटाबया ने अपने वादे को निभाते हुए धड़ाधड़ टैक्स कट्स किए। इन टैक्स कट से रेटिंग एजेंसीज ने भांप लिया कि श्रीलंका के राष्ट्रीय कोष का खजाना जल्द ही खत्म होने वाला है, जिसके चलते इन रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका को नियर डिफॉल्ट लेवल्स तक डाउनग्रेड कर दिया। नतीजतन निवेशक देश छोड़कर भाग गए और श्रीलंका के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से श्रीलंका का डेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो इन अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर था, पटरी से उतर गया और श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2 वर्षों में लगभग 70% गिर गया। लेकिन राजपक्षे यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और ऐसा फैसला लिया जो श्रीलंका के लिए ब्लंडर साबित हुआ। अप्रैल 2021 में उन्होंने सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि ये फैसला श्रीलंका के लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन असल में ये देश के गिरते हुए फॉरेन रिजर्व्स को बचाने की एक कोशिश थी। हालांकि इस बैन को बाद में हटा दिया गया, लेकिन तब तक देश के कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान हो चुका था। चावल श्रीलंका में एक मूल भोजन यानी स्टेपल फूड है। गोटाबया के केमिकल फर्टिलाइजर्स पर लगाए हुए बैन से चावल का उत्पादन 50% गिर गया। जून 2021 के आसपास हालात इतने बदतर हो गए कि श्रीलंका चावल इंपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद जुलाई 2021 में एक और फैसला लिया गया। श्रीलंका ने लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जो कि फॉरेन रिजर्व्स को बचाने की एक और कोशिश थी। इस फैसले से ये स्पष्ट हो गया था कि श्रीलंका एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। अभी तक जो हुआ उसके लिए एक हद तक गोटाबया और उनके सपोर्टर्स की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। राजपक्षे परिवार सिन्हाला बुद्धिस्ट के सपोर्ट से सत्ता में वापस आ पाया और राजपक्षे ने पिछले 3 वर्षों में इस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए सारे प्रयास किए।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े निर्णय लेते समय सिन्हली भावनाओं को ध्यान में रखा गया और इसी के चलते श्रीलंका प्रो मार्केट से वेलफेयर ड्रिवन मोड में आ गया। श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने निवेश को बढ़ाया क्योंकि मॉन्क्स के दृष्टिकोण से यही असली विकास था। श्रीलंका ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से परहेज किया और राजपक्षे ने चीन के करीब जाने का फैसला किया। उन्होंने चीन से मिला उधार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और श्रीलंकाई सेना के विस्तार में लगाया। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कोलंबो ने चीन पर दांव लगाए। चीन ने कुछ पैसे भेजे लेकिन ये भी सुनिश्चित किया कि श्रीलंका दिवालिया हो जाए। आपको बता दें कि श्रीलंका की जीडीपी का 13% हिस्सा उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है और जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो फॉरेन करेंसी भी लाते हैं। लेकिन 2019 के आते आते श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को मंदी की मार झेलनी पड़ रही थी। श्रीलंका में हुए ईस्टर बॉम्बिंग्स की वजह से यूरोपियन टूरिस्ट का आना काफी कम हो गया। फिर आई कोविड महामारी जिसके कारण पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो गई और उससे आने वाला रेवेन्यू भी। कृषि उत्पादन, टूरिज्म इंडस्ट्री और बाहर रहने वाले श्रीलंकन नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली फॉरेन करेंसी सब में गिरावट आ गई और इन सब से बढ़कर कोविड महामारी ने श्रीलंका इकोनॉमी की कमर तोड़ के रख दी। फॉरेन एजेंसीज भी अब श्रीलंका को उधार नहीं दे रही थी। श्रीलंका ने क्या किया? वो अपने पड़ोसियों के पास गया। जून 2021 में बांग्लादेश ने श्रीलंका को $200 मिलियन का लोन दिया। फरवरी 2022 में भारत ने $500 मिलियन का लोन दिया, लेकिन श्रीलंका फिर भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मार्च में गोटाबाया राजपक्षे ने लंकन करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, जिससे ज्यादा श्रीलंकन नागरिक बाहर से अपने पैसे बैंक में भेजें और श्रीलंका IMF से लोन के लिए क्वालिफाई कर पाए। लेकिन जैसे ही श्रीलंकाई रुपया डॉलर के मुकाबले गिरा, लोगों की परचेजिंग पावर यानी खर्च करने की क्षमता भी गिर गई। आज $1 361 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। महंगाई करीब 30.2% बढ़ गई है। मतलब ये कि खाने पीने के सामान की कीमत 30% से ज्यादा बढ़ गई है। श्रीलंका में बढ़ती हुई महंगाई है, भारी कर्ज है, खत्म होते हुए विदेशी भंडार और गिरती हुई करेंसी है। एक देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो कुछ भी गलत हो सकता था वो श्रीलंका के साथ गलत हुआ। श्रीलंका इस उम्मीद में है कि IMF उसे इस मुश्किल से निकाल लेगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, जो भी हो, इतना तो तय है कि आने वाला समय श्रीलंकन नागरिकों के लिए आसान नहीं होगा। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से श्रीलंका में आज एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।